हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए सीयूईटी की नई वीडियो लेकर आया हूं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुकी है, जनरल टेस्ट जीके के ऊपर। अब मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि मेरी जो सीरीज आने वाली है वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगी। तो बच्चों, ये पार्ट 2 है सीरीज का। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूंगा, तैयारी करवाता रहूंगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है बच्चों। अब मैं आपके लिए कुछ 4 टॉपिक और लेकर आया हूं। मैंने कहा था कि 4 टॉपिक करके वीडियो निकालूंगा, क्योंकि दिन कम बच रहे हैं तो हमें आसानी से तैयारी करनी है। तो 4 टॉपिक हमारे रैंक एंड इंडेक्सेस है, ह्यूमन डिसीज है, बजट एंड इकोनॉमी है, एंड बैटल एंड मूवमेंट्स इन इंडिया है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले हमारे चैनल को बच्चों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट पे करना है। और जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, फेसबुक का पेज डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको जरूर फॉलो करना है, जिससे आप हमारा सपोर्ट करते रहोगे। क्योंकि बच्चा हम कंटेंट एक से एक निकाल रहे हैं, जिससे मेरे दोस्त अच्छे से कॉलेज में एडमिशन जा चुके, जिससे मेरे दोस्त अच्छे से पढ़ चुके, जिससे मेरे दोस्त अच्छे से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं। तो इसलिए मैं ये नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, आपका फुल सपोर्ट कर रहा हूं और आप मेरा भी सपोर्ट कीजिए। तो बच्चा, पहला टॉपिक जो है हमारा वो है, क्या है बच्चा? इंपोर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। तो एक टॉपिक तो यही है, इसमें से एक क्वेश्चन आने आना है, क्योंकि हिस्ट्री में से क्वेश्चन आएगा। तो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो मैं लेके आया हूं, इंपोर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। तो बच्चा, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सेम उसी तरह चलेंगे है। बस तुम्हें अपनी कॉपी और पेन खोल के तैयार रहना है और रजिस्टर में लिखना स्टार्ट कर देना है। तो बच्चा, 2061 बीसी। तो मेरे दोस्त, 2061 बीसी कलिंगा वॉर हुआ था एक, राइट। फर्स्ट बैटल ऑफ टाराइन, सेकंड बैटल ऑफ टाराइन कब हुई थी? 11/1991 में हुई थी, 1192 में हुई थी। तो दोनों के अंदर एक एक साल का गैप है। तो 1191 में एडी में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ टाराइन हुई थी। एंड सेकंड बैटल ऑफ टाराइन कब हुई थी? 1192 एडी में हुई थी। इस चीज का तुझे ध्यान रखना है। सेकंड, 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली बैटल जो हुई थी पानीपत में, वो कब हुई थी? 1526 में हुई थी, राइट। अब कौन सा बैटल ऑफ कन्नौज कहां पे हुआ था? 1540 में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परफ्यूम सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफ्यूम सिटी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? परफ्यूम सिटी बोलते हैं। परफ्यूम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं यहाँ पे, परफ्यूम सिटी। यहाँ पे बैटल ऑफ कन्नौज है, जो कब हुई थी? 1540 में हुई थी। तो तेरे को ऐसे याद करना है, जो मैं इंपोर्टेंट है वही लिखने हैं। और कौन सा? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। देखो, दिख रहा है ना। तो 1556 में क्या हुई थी? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, राइट। अब बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में हुई थी। तो इससे हमें पता लगता है कि, इससे एक बेस्ट चीज बताता हूं मेरे दोस्त तुझे, कि जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो पानीपत की कब हुई थी? वो 1526 में हुई थी, राइट। फर्स्ट बैटल। सेकंड बैटल कब हुई थी? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई था? 1556 में हुई थी। मतलब तीन, ठीक उसके 30 साल बाद, 30 ईयर्स का गैप है, राइट। उसके बाद हमारा जो है बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1761 में हुई थी। इसमें काफी गैप आ गया, 1761 में हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पक्का है पानीपत का। पहली बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जरूर आएगा, राइट। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 2 साल में चली थी। 1767 से 1769 तक कौन सा? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर चली थी। 1792 1790 से 1792 तक क्या हुआ? थर्ड एंगल मैसूर वॉर चली थी। फिर उसके बाद आया मराठा आगे, क्योंकि हमारा जो मराठा का राजा आया फिर शिवाजी का था। तो शिवाजी का राजा आया, तब क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई, देन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई। तो ये तीनों मराठा वॉर भी ध्यान रखने कब हुई थी? 1775 82 तक हुई थी। फिर
1803 से 1805 तक हुई थी सेकेंड मराठा वॉर, हुई थी एंग्लो मराठा वॉर। और देन फिर होता है 1817 से 1818 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं वो टॉपिक है इंपोर्टेंट रैंक एंड इंडेक्स 2023। 2023 का डाटा मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि 2024 अभी स्टार्ट हुआ है, तो इतना डाटा भी आया नहीं है। तो इसलिए मैं क्या लेकर आया हूं, 2023 का डाटा लेके हम करेंगे, क्योंकि 2023 से ही क्वेश्चन आएगा। डोंट वरी, 2023 इतना तो आता ही है, राइट। तो इतना तो करंट अफेयर्स में जरूर पूछेगा, जीके में जरूर पूछेगा कि कौन सा कैसे किस कैसे हुआ, क्योंकि जीके है ही वाई वट हाउ, वाई वट हाउ, तो यही तो जीके है। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूं 2023 का लेकर आया हूं बच्चा। तो उसमें ध्यान रखना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 कब हुआ था, 126 रैंक थी हमारी इंडिया, किस पे थी। मतलब इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब क्या है, देखो मेरी बात सुनिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब क्या है, खुशहाल देश, कि हर चीज से वो खुशी, जरूरी नहीं हैप्पीनेस का मतलब है कि हर हंसता हुआ, कि हर चीज से वो अच्छा हो, उसके लोग अच्छे हो, वो लोग उसके लोग जो खुश रहे, तो वो उसमें क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा इंडिया 126वीं रैंक पे था। तो एक चीज ध्यान बता देता हूं, हम जो फाइनलैंड है, क्या है फाइनलैंड, FINLAND, FINLAND, जो ये फाइनलैंड है, ये कहां पे आया था, ये फर्स्ट रैंक पे था, क्या पे था, फर्स्ट रैंक पे था फाइनलैंड। देन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे हमारा इंडिया किस पे था, 85th रैंक पे था, कहां पे था, 85th रैंक पे था। देन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर इंडेक्स पे हमारा इंडिया किस पे था भाई साहब, फोर्थ रैंक पे था मेरे दोस्त, चौथी रैंक पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे। तो इसमें इंपोर्टेंट कौन सा है, फर्स्ट इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का पक्का एक क्वेश्चन आएगा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंपोर्टेंट है, राइट। उसके बाद वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में 77 पे, इसका मतलब क्रिमिनल अभी हमारे इंडिया में कम है, इतना नहीं है। जो यूरोप कंट्रीज है उसमें ज्यादा होता है ये, तो यूरोप कंट्रीज जो है इंडिया से ज्यादा रैंक पे है, सही है यार। गलत चीज में हमारा इंडिया पीछे है तो सही है, आगे नहीं होना चाहिए। देखो आगे होगी तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत किसको होगी, हम होगी, क्योंकि हम ही देशवासी है, हम ही भारतीय हैं, जो हम उसको आगे तक पहुंचा सकते हैं और पीछे तक रहने देते हैं। तो इसलिए जो हमारा इंडिया बच्चा वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में 77 रैंक पे था। मेरी बात समझ में आ गई। एआई इंडेक्स रिपोर्ट में, जो एआई इंडेक्स रिपोर्ट में फिफ्थ रैंक पे था, क्योंकि जो हमारे इंडिया में एआई का ज्यादा तौर आने वाला है, आने वाले कलों में भी जो है एआई हमारा बहुत बूम करेगा, तो इसलिए एआई का है फिफ्थ रैंक पे हमारा। फिर आता है हमारा फ्रीडम इन दी वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023, कितना है, 66 रैंक पे है, एआई वाला भी इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132 रैंक पे, तो इसमें थोड़ा कम है रैंक पे, बट लेकिन आने वाले कलों में ये रैंक भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो हमारा इंडिया में जो हमारे ह्यूमंस है, जो हमारे हम लोग है, जो वो अच्छे से आप काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी बढ़ोतरी इस पे भी होगी, राइट। उसके बाद 2023 में M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट थर्ड नंबर पे था हमारा इंडिया। देन ग्लोबल ऑफ टेररिज्म इंडेक्स पे इंडिया जो हमारा 13th रैंक पे था। फिर SIPRI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में हमारा इंडिया फर्स्ट रैंक पे था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमारा इंडिया फर्स्ट रैंक पे आएगा तो वो वाला क्वेश्चन जरूर देगा एग्जामिनर। तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी यही रहती है कि ऐसा क्वेश्चन दूं जो बच्चों को पता भी ना हो, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ग्लोबल एयर क्वालिटी में 8th रैंक पे था, क्योंकि एट रैंक एक बहुत बेकार रैंक होती है, क्योंकि मोस्ट पोल्यूटेड देखो माना गया है। जो हमारा जो इंडिया है बच्चा, वो बहुत मोस्ट पोल्यूटेड है, क्योंकि जो हमारे देश है के जो लोग हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे इस चीज पे, राइट। इसलिए दिल्ली में भी बहुत पोल्यूशन रहने लग गया, तो इसलिए यही बात है कि जो हमारे इंडिया है 8th रैंक पे है। देन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पे हमारा इंडिया 108 रैंक पे है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स पे जो है हमारा इंडिया 42 रैंक पे है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज बता देता हूँ, टिक लगा देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है,
10th इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, ये important है। तो ये जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 7 चीज जो है वो हमारी काफी इंपोर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जो टॉपिक आने वाला है वो है मूवमेंट्स के ऊपर। बैटल मैंने पढ़ा दिया है, अब आता है मूवमेंट्स। तो ये बच्चा मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थोड़ा मैंने हिस्ट्री इसलिए ली है क्योंकि हिस्ट्री भी देखो पूछता तो कम ही है एग्जाम में, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसा पूछता है कि जो दिक्कत करता है, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री ली है। राइट, इसलिए हिस्ट्री मैंने ली है। तो सबसे बढ़िया मेरा इरादा यही रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वही करना है, क्योंकि ये मैं 100% दे रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा आएगा, क्योंकि बच्चा हम भी उससे ही पढ़े हुए हैं, हमने भी कुछ करा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। देखो तुम्हें ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1858 में हुआ था। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में बनी थी। ठीक, ये 58 का उल्टा करेगा 85, तो नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 85 में बनी थी। 58 में क्या बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। अब स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? 1905 में। तो यहां से हमारे क्या हुआ था? आजादी का रास्ता हुआ था, आजादी हमारी यहाँ। स्वदेशी मूवमेंट के बाद मोरली मिंटो रिफॉर्म्स हुआ, जो क्या था? मिंटू जी, ओ मिंटू जी कब हुए तुम? 1909 में मिंटू जी हुए थे। कब हुए थे? 1909 में। देन उसके बाद खिलाफत मूवमेंट कब हुआ? 1919 में हुआ। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। देन जलियांवाला बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रोलेट है। जलियांवाला बाग मैसकर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़े अच्छे से ग्राउंड में बंद करके लोगों को मारा गया था। लॉर्ड इरविन जिन्होंने ये सब करा था, लॉर्ड इरविन जी थे वो। तो इसलिए जलियांवाला बाग बहुत मैसकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज तक भी वहां पे बैठा रूह कांपती है, क्योंकि बहुत बेकार चीज हुई थी उस टाइम पे। राइट, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। देन 22 में क्या हुआ? चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। चोरी चोरा के इंसिडेंट के ठीक उसी के बाद स्वराज पार्टी आ गई। स्वराज पार्टी ने बनाया। स्वराज पार्टी 3 लोगों की थी, लाल बाल पाल, तीनों की थी। साइमन कमीशन 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन आया, जिसमें क्या नारा लगा? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। एक बंदा आया था बाहर से, साइमन के नाम से, उसको बाहर भगाना चाहते थे ये, इसलिए लिखा यहाँ पे साइमन गो बैक। फिर 1930 में गया बच्चा दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था, तो दांडी मार्च है। फिर नेक्स्ट है, फिर 1935 में, 1935 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 बार हुआ था, 1858 में एंड 1935 में हुआ था। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। देन कैबिनेट मिशन प्लान हुआ, क्या हुआ? 1946 में हुआ था। फिर उसके बाद 1947 में क्या हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, आजादी का दिवस बनाया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो एक्ट है, ये मूवमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डिजीज। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट डिजीजेज। कौन कौन सी बीमारियां होती है, किससे? बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो वो मैं लेकर आया हूँ। तो बैक्टीरिया की वजह से पहली बीमारी वो है बच्चा बिम्बोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। मतलब बहुत बेकार बीमारी होती है। किसमें होती है ये? इन्फेक्शन लिम्फ नोड्स में होती है, लिम्फ नोड्स में होती है। और रेड फिली वैक्टर, मतलब एक मच्छर वगैरह से, एक वैक्टर मतलब होता है एक जो मक्खी वाले पार्ट होता है, जो मतलब उड़ने वाले जो मच्छर होते हैं, वो उनको उससे होती है ये। और इसका फीवर, हेडेक, स्वेलन लिम्फ नोड्स, ये इसकी सिम्टम्स है। फिर इंपॉर्टेंट जो है वो ये है क्लोरेरा। क्लोरेरा जो है ये क्या होता है? विब्रियो कोलेरे से होता है। इससे होता है विब्रियो कोलेरे से होता है। और इसका जो इंटेस्टाइन, जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है? इंटेस्टाइन है। क्या क्या ट्रांसमिशन है इसका, कहां से आ सकता है? ये आ सकता है मोड ऑफ फूड एंड वाटर। और इसका जो सिम्टम्स है वो है सेवरल डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन इसका जो है पानी की कमी हो जाना, डायरिया हो जाना, ये जो है इसका सिम्टम्स है। देन टेटनस, टेटनस में लोक जो, मतलब जो हमारा जो होता है ये एकदम लोक हो जाता है, तो ये जो है बैक्टीरियल डिसीज बोलते हैं इसको। इसका जो बैक्टीरिया है वो क्या है? क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, जो स्पासम ऑफ मसल्स में होता है।
थ्रो बाउंड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये इसका क्या बोलते हैं सिम्टम्स है। देन जो बहुत फेमस हो गई आज के डेट में जो वो है टाइफाइड। टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ भी सकता है। तो टाइफाइड में जो होता है किसकी वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। और इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है बच्चों, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में हुआ था, इंटेस्टाइन में हुआ था। और जो इसका ट्रांसमिशन वो क्या है, थ्रो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है। इसके सिम्टम्स क्या है, हेडेक होना, फीवर आना और डायरिया होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये इसका हेडेक है, मतलब इसका सिम्टम्स है। निमोनिया, निमोनिया जो होता है किससे होता है, इसका जो कंजुगेटिव एजेंट है वो क्या है, निमोनिया। एंड देन साइड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इसका लंग्स है, क्योंकि देखो लंग्स में होता है निमोनिया, वो दिक्कत करता है, वो काफी हार्ड, वेरी ज्यादा बहुत दिक्कत का चीजें हैं। देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से होता है। एंड इसका जो क्या बोलते हैं सिम्टम्स है, वो फीवर, कफ, पेनफुल ब्रीदिंग होना होता है। एंड ब्राउन क्या है, स्प्यूटम है। देन उसके बाद आता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी की जो बीमारी होती है वो क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस इसका बैक्टीरिया होता है, जो क्या होता है लंग्स में होता है। इसका जो इन्फेक्शन है वो कहाँ है, लंग्स में है। और जो इसका ट्रांसमिशन है वो कहाँ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि थिंक म्यूकोपुरुलेंट नेसल डिस्चार्ज, इसकी वजह से ये होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, बजट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बजट। जो हमारा इस बार 2024 में बजट आया था वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से पक्का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बजट में से 101% बता रहा हूँ, आएगा आएगा, बजट से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो बजट में जो फंड गया हुआ है, तो बच्चा बस बजट में जो फंड गया हुआ है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जाएगा। सबसे पहली बात, डिफरेंट मिनिस्ट्री से वो क्या जाता है, फिर आगे एक्सपोर्ट होता है। सब फंड, फंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो फंड में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितना है, 6.2 लाख करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिए गए हैं। और 2.78 लाख करोड़ किसको दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दिए गए हैं। इससे तुम्हें स्ट्रेटेजी को बता देता हूँ मैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो किसके अंदर आती है, वो राजनाथ सिंह जी के अंदर आती है। कहाँ आती है, राजनाथ सिंह जी के अंदर आती है। देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो क्या, 2.55 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, लाख है बच्चा, लाख करोड़ है वो। देन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2.13 लाख करोड़ है। तो सबसे ज्यादा जो हमें दिख रहा है इसमें, तो इसमें किस पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस सिस्टम में सबसे ज्यादा हमारा बजट आया गया है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया है, बजट जो है हमारा वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ज्यादा दिया गया है। कि भाई डिफेंस जो होगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ज्यादा फंड देने की कोशिश की है, और ज्यादा देना भी चाहिए। क्योंकि बहुत बहुत देखो, हमारा इंडिया के साथ साथ और कंट्रीज भी एडवांस हो रही है। जब एडवांस होगी तो क्या होगा, हमें भी उस लेवल पर जाना पड़ेगा। जब जाएंगे तो हमें फंड बढ़ाना पड़ेगा, और फंड बढ़ेगा तभी तो हम उस लेवल पर जाएंगे। तो इसलिए उसने क्या करा, जो गवर्नमेंट ने, हमारा जो है इंडिया ने क्या करा, डिफेंस का जो है फंड बढ़ा दिया है। इसके बाद फोटो ले लीजिए। 1.68 जो है करोड़, लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को दिया गया है, सॉरी 37 दिया गया है। और जो 1.68 है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को दिया गया है, ये थोड़ा कम दिया गया है, इसको ज्यादा देना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए इसको, मैं तो कहूँगा। ये पूरा यूनियन बजट है। और जो ये हमारे साथ जो ये मैम हमारी, ये क्या है, निर्मला सीतारमन जी है, जो क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। कहाँ है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, हमारी निर्मला सीतारमन जी है। राइट, तो इस भी, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैं करवाने वाला हूं, इसके बजट का ही है, फिजिकल डेबिट। फिजिकल डेबिट का जो बजट में टारगेट फिजिकल गैप है बिलो 60%, 6% देखा गया था। मैं जीडीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमारा जो जीडीपी बच्चा आया है वो आया है 5.9%। क्या है, 5.9% हमारा इतना जीडीपी इंक्रीज हुआ है। देखो ग्राफ जा रहा है ना, तो ये इतना इंक्रीज हुआ है। इस ग्राफ को अच्छे से क्या बोलते, देखो सबसे पहली बात 2024 में देखते हैं और 2095 में देखते हैं, मतलब 1995 में देखते हैं, तो कितना ग्राफ बन रहा है। नहीं, बट धीरे 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 धीरे
जो है ये इम्प्रूव होते चले गए और यहाँ पे 9% में पहुंच गए। तो हमारा जो जीडीपी है, मतलब खुद देखो 5.9% जो है ये घटा है, और 2023 के लगभग जो है बढ़ा था, 9% गया हुआ था, जब कब तक कोरोना के बाद से बढ़ा हुआ है। तो बजट में टारगेट फिस्कल ग्रुप गैप ऑफ बिलो 6%, तो मतलब फिस्कल जो गैप है वो क्या हुआ, काफी कम हो गया। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो ये हमारा इंडियन बजट का ये है। तो फाइनेंशियल नोट, फाइनेंशियल इंडिया मार्च 31। तो फाइनेंशियल जो तुम्हें ये भी पता होगा, जो हमारा फाइनेंशियल साल होता है जो हमारा, वो 31 मार्च होता है। जो हमारा न्यू ईयर आता है ना, किसका, फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंस के जो रिस्पेक्ट में जो हमारा ईयर आता है वो 1 अप्रैल आता है। 31 मार्च तक हमारा महीना एंड हो जाता है। तभी तो क्या होता है, जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह सब चीज होते हैं, लोगों की सैलरी अलग अलग होती है, अलग अलग कंपनियों को बिल भरना होता है, तो इसलिए वहां तक बढ़ सकते हैं। डाटा फॉर 2024 बजट एस्टिमेटेड फॉर डिवाइस एस्टिमेटेड। तो ये चीज है, ये तुम्हारा फिजिकल डेफिट है। देन अब ये जो है, ये है कि मेजर स्कीम्स को कितना बजट अलॉट हुआ है। तो इसमें फर्स्ट स्कीम आती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी रूरल नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 60,000 हमें ये जो है दिया गया, 60,000 करोड़, क्या दिया हुआ है, 60,000 करोड़ है ये। देन उसके बाद अब ये देखो डाटा आ रहा है, तो 2023 से 2024 में ये 60,000 था, बट इन केस 2024 से 2025 में रेड, जो रेड वाला है वो कितना, 86,000 हो गया, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है। तो अब बच्चा, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि देखो अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी तो हमारे जो यूथ है वो काम कैसे करेंगे और अपना घर कैसे चलाएंगे, तो ये भी दिक्कत का सवाल है। तो इसलिए ये बजट भी बढ़ाया गया। फिर आयुष्मान भारत पीएमजीएवाई, ये एक योजना है आयुष्मान भारत वाला, जो हेल्थ केयर के लिए होती है, इसका भी बजट बढ़ाया गया, 7500 से कर दिया गया। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो क्या है 6200 की है, क्या गया है। देन मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। खुद देखो सेमीकंडक्टर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब अब सेमीकंडक्टर का बूम आने वाला है, सेमीकंडक्टर का बूम आने वाला है, बूम हो जाएगा एकदम। क्यों जाने वाला है, देखो 3000 था पहले 2023 में, बट 6903 हो गया किसमें, 2024 में। तो मतलब कितना, 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 3,000 नहीं, मतलब 4,000 ही मान लो, 69 है ना, 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो सेमीकंडक्टर पे जो हमारा इंडिया, जो हमारे मोदी जी है, वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोलर पावर ग्रिड पे 4970 था, अब 8500 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अगर सोलर पावर आएगा तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन हमारा कम होगा, तो इस पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। मतलब हमारे जो हम चाहते हैं कि 2047 तक, मतलब 2047 तक कुछ हमारे इंडिया के क्या है, वादे हैं जो हमें करने हैं पूरे। उसमें एक वादा ये है कि हमारा जो इंडिया है वो एंटी पॉल्यूटेड बन जाए, मतलब पॉल्यूशन इसमें काफी कम हो जाए। इसलिए क्या है, सोलर पावर का हमें ज्यादा बजट दिखाई दिया गया है। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, देखो इसको भी बढ़ा दिया गया, मैं बोला हूँ ना, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा जब हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे, तो इसलिए इसको ही बढ़ाया गया। मतलब क्या है, हमारा जो बात करी गई है, अब ईवी व्हीकल की बात करी गई है, तो अब जो है हमारे इंडिया में ईवी व्हीकल का यूज ज्यादा होने लग गया है, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल और डीजल का यूज कम हो जाएगा। यही चीज थी। तो सब चीज हमारी, देखो, देखिए ये सब हो गया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो बच्चा, मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। तो एक चीज भी बता दूं, रास्ते पर चलता रहेगा तो रास्ते पर चलता रहेगा तो तुझे रास्ते दिखाई देंगे, मतलब रास्ते पर चलता रहेगा तो रास्ते दिखाई देंगे, तो तू देख और चल। कि 10-15 दिन बचे रहे, इसमें तू मेहनत कर देगा तो आई होप तेरे को कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। तो इसमें मेहनत कर और अच्छे से पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं वीडियो लेके आता रहूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फुल सपोर्ट करो बच्चा मेरे को, मैं तुम्हारे साथ मैथ करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, जिससे मैं आधे से ज़्यादा वीडियो, बहुत अच्छी सी वीडियो लाते रहूँ, और मेरा भी मोटिवेशन बना रहा है, और मैं आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँगा। तो इस चीज़ की तुम्हें भी मेहनत करनी है, मैं भी मेहनत करूँगा, और हमारे हम दोनों की मेहनत क्या होगी, सफल जरूर होगी मेरे दोस्त। तो थैंक यू सो मच, पढ़िए और अच्छे रहिए।